अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर नवीद अवान। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है ओबीएस। ओबीएस फॉर ऑब्स्ट्रक्टिव डेफिकेशन सिंड्रोम। इसको फंक्शनल पोपिंग डिसऑर्डर भी कहा जाता है और इन पेशेंट्स को स्टूल करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है, बहुत दिक्कत होती है। तो इसके काजेज़, ट्रीटमेंट को डिस्कस करने से पहले हम इसके सिम्पटम को डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद मैं आपके साथ एक केस भी शेयर करूँगा जो कि रेक्टल हाइपोसेंसेशन का था और होम्योपैथी के ज़रिए उसको ट्रीट किया गया और बहुत जल्दी पेशेंट रिकवर हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो पहले हम इसके सिम्पटम्स को डिस्कस करते हैं। नॉर्मली हमारे पास कई पेशेंट ये कंप्लेन लेके आते हैं और अक्सर पेशेंट्स को ये कंप्लेन होती भी है। और वो कंप्लेन क्या है? कंप्लेन ये होती है कि डॉक्टर हमें शदीद किस्म की कब्ज़ है। हम इतने अरसे से कब्ज़ का शिकार हैं। जब हम बैतुल ख़ला में जाते हैं तो हमें आधा घंटा, घंटा वहाँ पे इंतज़ार करना पड़ता है, ज़ोर लगाना पड़ता है, स्टूल पास नहीं होता, पखाना नहीं आता। शदीद किस्म की हमें तकलीफ़ होती है, पेन होता है, दर्द होती है, जलन होती है और कई पेशेंट ये भी कंप्लेन करते हैं कि डॉक्टर हमें स्टूल को बाहर निकालने के लिए उँगली का इस्तेमाल करना पड़ता है कि मक्कत के अंदर उँगली डाल के वो स्टूल को बाहर निकालते हैं। तो ये बहुत सारी कंप्लेन हमारे पास आती हैं। ऐसे पेशेंट्स को एनल इन्फ्लेमेशन भी हो जाती है या एनल स्वेलिंग हो जाती है और शदीद किस्म की वो इस तकलीफ से दो-चार होते हैं। मजबूरन उनको लैक्सेटिव इस्तेमाल करना पड़ता है या एनेमा करना पड़ता है, तब जाके स्टूल पास होता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि इसके मेन कॉजेज़ क्या हैं, इसकी वजूहात क्या हैं, क्यों ये ओबीएस होता है, ऑब्स्ट्रक्टिव डेफेकेशन सिंड्रोम की रीज़न्स क्या हैं। तो फर्स्ट जो इसकी रीज़न आती है वो है पेल्विक फ्लोर डिसफंक्शन। पेल्विक फ्लोर आपके यूरेटर, ब्लैडर, बाउल इनको सपोर्ट देता है। अब किसी वजह से जब इसके अंदर वीकनेस आ जाती है, कमज़ोरी आ जाती है और कमज़ोरी की वजूहात मोटापा हो सकता है, प्रेगनेंसी हो सकती है, चाइल्ड बर्थ हो सकती है, बच्चे की पैदाइश, उसकी वजह से पेल्विक फ्लोर वीक हो जाता है और वीक होने के बाद इसके मसल्स या नर्व्स प्रॉपर तौर पे स्टूल को पास करने में, बाउल मूवमेंट के लिए आपस में मुकम्मल तौर पे कोऑर्डिनेट नहीं कर सकते। दूसरा जो इसकी रीज़न आती है, उस रीज़न को हम कहते हैं ऑर्गन प्रोलैप्स। कोई ना कोई आपका ऑर्गन अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाता है, चाहे वो यूरेटर हो, चाहे वो ब्लैडर हो। तीसरा आता है रेक्टल हाइपोसेंसेशन। इसका केस भी मैंने इंटरनेशनल फोरम पे प्रेज़ेंट किया था और आज भी इस वीडियो में मैं उसका ज़िक्र करूँगा। रेक्टल हाइपोसेंसेशन होती है इनएबिलिटी टू सेंस द स्टूल। इन लोगों को हाजत ही नहीं होती। इनको पता ही नहीं चलता कि जी हमें स्टूल आना है। काफ़ी दिनों तक कोई हाजत महसूस नहीं होती, कोई परवाह नहीं होती इनको। उसकी रीज़न ये होती है कि कहीं न कहीं पे चाहे वो स्पाइनल इंजरी हो, कहीं पे नर्व इंजरी हो, उस वजह से मैसेज गैप आ जाता है बिटवीन द रेक्टम एंड ब्रेन। लास्ट में इसका एक और रीज़न है, वो है इसकी पूपिंग एंग्ज़ायटी। पूपिंग एंग्ज़ायटी का मतलब ये होता है कि इन पेशेंट्स को अ, कंसर्न होते हैं, ये स्टूल पास नहीं करना चाहते। किस वजह से? कि मुझे तकलीफ़ होगी, दर्द होगी। इस वजह से ये लोग कम खाना खाते हैं, बहुत अपनी खुराक को कम कर देते हैं ताकि हमें स्टूल आए ही नहीं या बहुत कम स्टूल आए। रीज़न क्या होती है कि जी जब हम बैतुल ख़ुला में जाएँगे, तो वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा पेन होगा, तकलीफ़ होगी। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं इसकी ट्रीटमेंट की तरफ। ट्रीटमेंट में होलिस्टिक ट्रीटमेंट भी है इसका, कंज़र्वेटिव ट्रीटमेंट भी है, इसके अलावा होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी है। ओवरऑल अगर हम इन सारी कॉन्स्टिपेशन को अगर हम कंट्रोल करना चाहते हैं, इस प्रॉब्लम से हम बचना चाहते हैं, तो पहले तो हमें खुद कुछ अपने तौर पे, अपनी खुराक में या अपने डेली मामूलात में किन-किन चीज़ों का ख़्याल रखना चाहिए। सबसे पहले अपनी रूटीन को ठीक करें, वॉक करें, खाना टाइम पे खाएँ, शाम के टाइम बिल्कुल लाइट सा खाना खाएँ, उसके बाद वॉक को मामूल बना लें। चाय या मशरूबात का इस्तेमाल खाने के बाद ना करें।
क्योंकि ये आपकी रूटीन को सारा खराब कर देती है। स्मोकिंग, अल्कोहल, इन चीज़ों से अवॉइड करें। डेली 30 टू 40 ग्राम डाइटरी फाइबर इस्तेमाल करें। एक दिन में 2 लीटर पानी कम से कम इस्तेमाल करें। इसके बाद एक्सरसाइज करें। और ये जो पेशेंट्स होते हैं, ये जो दायमी कब्ज का शिकार होते हैं, ये एनेमा या लैक्सेटिव लाजमी इस्तेमाल करें। इसके अलावा इन पेशेंट्स के लिए साइकोथेरेपी भी की जाती है। तो अब हम चलते हैं केस की तरफ। मैं आपके साथ केस भी शेयर करता हूँ। ये रेक्टल हाइपोसेंसेशन का केस था, जिसमें पेशेंट्स की एबिलिटी टू सेंस द स्टूल ये खत्म हो जाती है। इनको काफी अर्से तक फील ही नहीं होता है कि हमें स्टूल आना है। अब बेसिकली जो रेक्टम का फंक्शन होता है वो ये होता है कि टू कलेक्ट एंड होल्ड योर पूप अंटिल इट इज टाइम टू रिलीज इट। यानी ये आपके स्टूल को होल्ड करती है उस वक्त तक जब तक इसको रिलीज ना किया जाए। और रिलीज करने के लिए जैसे ही इसका मैसेज पास होता है ब्रेन की तरफ कि रेक्टम के अंदर स्टूल जमा हो गया, तो इसके वहां से एक मैसेज कन्वे होता है ऑर्डर के फॉर्म में कि अब इसके जो मसल्स होते हैं वो बिल्कुल रिलैक्स होते हैं और स्टूल इजीली पास हो जाता है। तो अब ये टर्म होती है रेक्टल हाइपोसेंसेशन। इसमें ये होता है कि लॉस ऑफ एबिलिटी टू सेंस द स्टूल इन द रेक्टम और नीड टू हैव अ बाउल मूवमेंट। इन लोगों के अंदर एबिलिटी खत्म हो जाती है। इनको कौन सी एबिलिटी? टू सेंस द स्टूल। इनको पता ही नहीं चलता कि जी हमारे रेक्टम के अंदर स्टूल पड़ा हुआ है। अब इसके बाद नेक्स्ट ये होता है, जस्ट वेट मिनट प्लीज शेयरिंग। ओके सॉरी, इसमें थोड़ा सा इशू आ रहा था। तो इन लोगों के अंदर ना टू सेंस द स्टूल ये मिस हो जाता है। अब इसके पीछे रीजन हो सकती हैं, नर्व इंजरी हो सकती है, या कोई ना कोई और रीजन भी हो सकता है। साइकोलॉजिकल रीजन हो सकती है, कोई एंग्जाइटी या फियर, ये भी इसकी बेस पे हो सकते हैं। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? अगर हम इसके ट्रीटमेंट को देखें, देयर इज करंटली नो डेफिनेट ट्रीटमेंट। कोई प्रॉपर इसका ट्रीटमेंट नहीं है। लेकिन बाउ रिटेनिंग थेरेपी इस्तेमाल की जा सकती है, नैरो मॉड्यूलेशन है। उसके अलावा लास्ट में इसकी जो एक और ट्रीटमेंट है वो है सर्जरी। सर्जरी के जरिए इन पेशेंट्स को क्योर किया जाता है, लेकिन वो भी कोई प्रॉपर इसका इलाज नहीं है। जस्ट मैं आपसे लूंगा, ये थोड़ा सा इसका इश्यू आ रहा है। स्क्रीन पे कोई इश्यू आ रहा था तो हम इसको दोबारा इसको कंटिन्यू करते हैं। तो इनका कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है। अब अगर नैरो मॉड्यूलेशन होती है, साइकोथेरेपी होती है, या बाउ रिटेनिंग थेरेपीज की जाती हैं, और इसके अलावा एक और जो इसका सोल्यूशन बचता है वो है इसकी सर्जरी। सर्जरी के जरिए इसको ट्रीट किया जाता है, लेकिन वो भी इतने अथेंटिक नहीं है। नेक्स्ट हम चलते हैं केस की तरफ जो होम्योपैथी से ट्रीट किया गया। ये मेरे पास एक 12 साल का बच्चा आया, उसको ये रेक्टल हाइपोसेंसेशन था। उसके पेरेंट्स ये कंप्लेन करते हैं कि डॉक्टर इसको 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, हफ्ता, 10 दिन भी गुजर जाए तो इसको नहीं पता होता कि मैंने स्टूल के लिए जाना है, ना इसको हाजत महसूस होती है। बेसिकली उसकी अर्जिंग एब्सेंट थी, उसको हाजत ही नहीं होती थी। तो मैंने उससे पूछा कि कब से ये प्रॉब्लम हुआ इसको, तो उन्होंने कहा कि जी रमजान का महीना गुजरा, सुबह के टाइम ये रोजा रखता था और शाम के टाइम अफ्तारी के बाद चिप्स वगैरह ये इस तरह की चीजें, मसालेदार चटखारेदार चीजें ये इस्तेमाल करता था। तो इसको काफी अरसे से ये इशू रहा, लेकिन इसने मेरे साथ जिक्र नहीं किया। तो एक दफा इसकी मम्मा ने कहा कि जी, सॉरी सॉरी, इसकी इसकी मम्मा ने कहा कि इसको प्रॉब्लम ये है कि ये स्टूल के लिए नहीं जाता,
कहती मैं भी काफी दिन से नोट कर रही हूँ कि इसको स्टूल वगैरह पोटी वगैरह नहीं आ रही। कहता जब मैंने बच्चे से कंफर्म किया तो बच्चे ने कहा वाकिया मुझे इतने दिन से स्टूल नहीं आ रहा। तो फिर उसने अपने तौर पे, चूंकि वो खुद एक मेडिकल प्रोफेशनल था, तो उसने अपने तौर पे लेग्जेटिव या एनेमा करना शुरू कर दिया। हर 2 दिन बाद 3 दिन बाद एनेमा या लेग्जेटिव, ताकि उसको स्टूल पास हो। बहुत सारे टेस्ट कंडक्ट करवाए गए, क्योंकि वो खुद एक मेडिकल फील्ड से रिलेटेड था, एक बहुत ही मशहूर और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो काम कर रहा था। तो सारे टेस्ट वगैरह किए गए, अच्छे से अच्छे डॉक्टर को चेक करवाए गए, लेकिन फिर भी उसको कोई रिलीव नहीं हुआ। सेम सिचुएशन वहीं की वहीं। इसके अलावा बच्चा कमजोर होता जा रहा था, उसका वजन कम हो रहा था। उन्होंने पहले होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी लिया, उसके बाद यूनानी ट्रीटमेंट भी इस्तेमाल किया, एलोपैथिक भी किया, लेकिन कहीं से भी कोई रिलीव नहीं हुआ। किसी रेफरेंस के थ्रू मेरे पास आए। तो अब चूंकि इस बच्चे का जो केस था वो टोटल मैंने ऑब्जर्वेशन पे लिया था। एक मैंने क्लासिकल की एक रूब्रिक यूज की थी और बाकी सारा ऑब्जर्वेशन पे ये केस लिया गया था। तो वो ये कि जब बच्चा क्लिनिक में एंटर होता है अपने अबू के साथ, तो उसके अबू शेक हैंड करते हैं, हाल हवाल पूछते हैं और बैठ जाते हैं, बड़े अच्छे तरीके से मिलते हैं। लेकिन जब उनका बच्चा होता है, हालांकि वो 12 साल का बच्चा होता है, वो जैसे ही एंटर होता है तो ना वो मेरी तरफ देखता है, आके एक साइड पे आराम से बैठ जाता है। इवन कि उसके फादर ने कहा कि बेटा शेक हैंड करो, लेकिन उसकी तरफ से कोई ऐसा रिस्पॉन्स नहीं था। फिर मैंने कहा कि बेटा आप मेरे पास आए। नाम पूछा, लेकिन नाम भी बड़े उसने आहिस्ता से बड़ी स्लो आवाज में जवाब दिया। एज क्या है, क्या करते हो, किस क्लास में पढ़ रहे हो। मैंने उसको रवायती चीजें उससे पूछी। उसके बाद मैंने पूछा कि आपका इश्यू क्या है, लेकिन उस बच्चे ने सिर्फ ये कहा कि जी बस मुझे स्टूल का इश्यू है, और कोई मसला कोई नहीं मसला। तो जब वो बैठा हुआ था तो बड़े उसकी जो मोमेंट अगर आप देखें, मैंने ये इंटरनेशनल फोरम पे उसकी वीडियो शेयर भी की थी। वीडियो भी उसकी उसकी इसकी भी शेयर की और फिर फॉलो अप की भी शेयर की। तो बच्चा जो ना बड़े अंदाज में बैठा है, कभी ऐसे सर को हिला रहा है, कभी ऐसे, कभी हंस रहा है, कभी वो मुंह के अंदर उंगली लेके जा रहा है, कभी अपनी टांगों को जोर जोर से हिला रहा है। यानी जितनी देर वो बैठा रहा तो लगातार उसकी जो मूवमेंट्स थी वो ऐसे इसकी मूवमेंट होती रही। एक जगह पे वो स्टिक होकर नहीं बैठा। इसके अलावा उसने अपने पाँव को जोर जोर से फर्श पे पटक भी रहा था, स्टैंपिंग कर रहा था। मैं इन सारी चीजों को ऑब्जर्व करता रहा। ये आप देख भी सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, मैंने इसको लिखा भी हुआ है कि उसका क्या उसकी ऑब्जर्वेशन थी। उसके बाद ये हुआ कि नेक्स्ट मैंने उसके फादर से पूछा कि आप इसकी हिस्ट्री बताएं। तो उसके फादर ने सारी इसकी हिस्ट्री बताई कि तकरीबन 4 महीने हो गए इस बच्चे को, खुद अपने तौर पे स्टूल नहीं आता, हम लेग्जेटिव लेते हैं या इसको एनेमा करते हैं तब जाके इसको स्टूल आता है। इसके अलावा सारे टेस्ट वगैरह सब चीजें हुई, लेकिन कोई भी उसमें से डायग्नोज नहीं हुआ कि इसको एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। तो उसके बाद मैंने चाइल्ड की, इस बच्चे की ना नेचर पूछी उनके फादर से। क्योंकि ये बच्चा मुझसे शर्मा भी रहा था, तो जब मैंने उसे पूछा कि ये बच्चा शर्मा रहा है तो क्या हर जगह ये ऐसे ही होता है, तो उसके फादर कहते हैं कि जी हाँ, ये बच्चा जब भी किसी अजनबी से मिलता है तो ये शर्माता है, उसके सामने नहीं आता, उसके सामने से हट जाता है। और जब थोड़ा सा उसके साथ फ्रेंकनेस हो जाती है तो फिर वहां पे ये बैठता है, घुल मिलता है। अदरवाइज ये अवॉइड करता है, इसके अंदर बहुत ज्यादा शर्मीलापन है। घर की रूटीन पूछी तो कहते हैं कि अपना होमवर्क करता है, उसके बाद क्लास में अच्छी पोजीशन लेता है, और जब ये स्कूल से वापस आता है तो सबसे पहले अपना होमवर्क करता है। होमवर्क करने के बाद थोड़ी देर खेलता है, फिर उसके बाद ये वापस आ जाता है, चीजों को तोड़ना जोड़ना शुरू कर देता है। यानी एक चीज को तोड़ेगा फिर उसके बाद दोबारा इसको जोड़ना भी शुरू कर देता है। तो इसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें इसको, तो इसकी जो बाकी जो रूटीन थी, क्या करता है जी इसके अलावा, इसकी आपकी फैमिली के साथ कैसे रिलेशन है, बात मानता है नहीं मानता। तो कहते हैं जी इसकी नेचर बहुत अच्छी है, बात मानता है, जो भी बात कही जाए ये अच्छी तरीके से मानता है, ओबे करता है, और बड़ा फर्मादार बच्चा है। तो इन सारी चीज़ों को जब मैंने डिस्कशन में लिया, तो उसके बाद मैंने रिपर्टरी में से कुछ इसके ऊपर रुब्रिक अप्लाई की। सबसे पहले जो हमारे पास रुब्रिक आती है वो है रेक्टम कॉन्स्टिपेशन जनरल अर्जिंग टू स्टूल विद एब्सेंट नो डिजायर विद। यानी इस बच्चे के अंदर ना तो डिजायर होती थी और इसकी अर्जिंग भी एब्सेंट थी, इसको हाजत ही नहीं होती थी। तो इसमें नो मेडिसिन है, एल्मीना, ब्रायोनिया, ग्रेफाइड, हाइड्रेस्टेड, इंडोलम, ओपियम, सेनिकोला, सल्फर, वेरेटम। ये नो मेडिसिन हैं। नेक्स्ट मैंने इसके देखा कि जो इसके जेस्चर आ रहे थे, जेस्चर मेक फीट इनवॉलंटरी मोशन ऑफ स्टैंपिंग द फीट, यानी बार बार फर्श पे अपने वो पाँव को पटक रहा था। फिर बाज दफा जेस्चर मेक फिंगर माउथ चिल्ड्रन पुट फिंगर टू, बाज दफा अपनी उंगली मुंह के अंदर लेके जा रहा था।
और इसके बाद एक और जो इसकी प्रोमिनेंट रूब्रिक थी वो थी रेवरेंस फॉर दोस अराउंड हिम, लैक ऑफ मीन रेवरेंस, ये रिस्पेक्ट नहीं दे रहा था। अगर इसके फादर रिस्पेक्ट दे रहे थे तो बच्चे अमूमन इमिटेशन करते हैं, नकल करते हैं, कॉपी करते हैं जैसे पेरेंट्स कर रहे होते हैं। तो अब उस लिहाज से इस बच्चे को भी इस तरह करना चाहिए था, लेकिन उसने कुछ भी ऐसा रिस्पॉन्स नहीं दिया। इसको कहते हैं रेवरेंस फॉर दोस अराउंड हिम, लैक ऑफ। फिर जब बच्चा जाता है तो पहले उसके फादर शेक हैंड करते हैं, जब वापस जा रहे होते हैं तो बच्चा भी इसी तरह वहीं से उठता है और वहीं से चला जाता है। तो इससे पहले ना मैंने इस ओवरऑल जब केस लिया था तो मैंने उसकी टिमिडिटी को भी सामने रखा, लेकिन उसमें मुझे वो रिजल्ट नहीं मिला। तो देन आई मूव टू वेरेटम एल्बम। इस बच्चे को वेरेटम एल्बम दी गई 30, इसकी 3 डोजेज दे दी गई थी 10-10 मिनट से। तो नेक्स्ट डे जो उसका फॉलो अप आया, सुबह बच्चे के फादर ने मुझे फ़ोन किया कि डॉक्टर साहब ये बहुत ज़्यादा पेन फील कर रहा है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप वेट करें। तो दिन के टाइम उसको फर्स्ट स्टूल आया, बड़ी मुश्किल से आया। शाम को दोबारा फिर उसको स्टूल आया और रात को फिर स्टूल आया, यानी 3 दफा उसको स्टूल आया सेम डे पे, नेक्स्ट डे पे। लेकिन जैसे जैसे स्टूल आ रहा था तो उसके अंदर जो पेन शेन था वो सारा खत्म हो गया। उसके बाद जब उससे नेक्स्ट डे फॉलो अप आया तो बिल्कुल स्मूथली स्टूल कर रहा था, किसी किस्म का उसको प्रॉब्लम नहीं था, कोई पेन नहीं हो रहा था, कोई जलन नहीं हो रही थी उसको। तो एक और भी इसके अंदर मैंने रूब्रिक अप्लाई की थी, केयर फ्री, यानी कि उसको परवाह ही नहीं है बच्चे को। तो ये सारी रूब्रिक्स जब इनका सम किया गया तो मेडिसिन वेरिटम एल्बम थी। तो अभी तक वो बच्चा तकरीबन 2 महीने हो गए उस बच्चे को, माशाल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक जा रहा है, किसी किस्म का इसको इशू नहीं है। तो ये होम्योपैथी का कमाल है कि होम्योपैथी इस लेवल पे काम करती है कि हमारे पास जो ऐसे केसेस आते हैं दूसरे सिस्टम में जो लाइलाज होते हैं उनका कोई इलाज नहीं होता सिवाय लेग्जेटिव इस्तेमाल करने के या नेमा करने के, और कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। तो होम्योपैथी उनको बड़े अच्छे तरीके से क्योर करती है। सिर्फ शर्त ये होती है कि जिस होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएं वो एक एक्सपर्ट होम्योपैथिक डॉक्टर हो। और होम्योपैथिक में लंबा चौड़ा हिसाब नहीं होता है, इसमें एक सिंगल मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है जो बिल्कुल पेशेंट की साइकी के मुताबिक होती है, उसकी मेंटल स्टेट के मुताबिक होती है, उसके रिएक्शंस के मुताबिक होती है। तो होम्योपैथी बहुत अच्छा एक मैजिक का काम करती है। इसके अलावा मैं आपके साथ कुछ और भी यहाँ पे शेयर करूंगा कि हमारी रेपर्टरीज के अंदर कुछ और भी रूब्रिक्स रिलेटेड हैं जो इससे मुतल्लिक़ हैं। जी। तो ये हमारे पास ना, अगर हम क्लासिकल में देखते हैं, फिजिकल पे हम देखते हैं तो उसमें कुछ हमारे पास रूब्रिक हैं, जैसे ऑब्स्ट्रक्टिव इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्टिव सेंसेशन एज, यानी इसको ऐसे लगता है कि जैसे उसका जो इंटेस्टाइन है वो ब्लॉक हो गया, रुक गया है। तो इसमें एक ही मेडिसिन पड़ी हुई है, ओपियम। इसके अलावा इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन में 19 मेडिसिन पड़ी हुई हैं। फिर देन एक और रूब्रिक है इसकी, इंटेस्टाइन कोलेटस, इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्टिव इंटेस्टाइन स्टूल आफ्टर। इसमें भी हमारे पास 2 मेडिसिन पड़ी हैं इसके अंदर। और एक रूब्रिक इसमें और है कि जब ऑब्स्ट्रक्शन होती है और अगर स्टूल भी आता है तो बहुत हार्ड स्टूल आता है, उसमें 3 मेडिसिन आती हैं, ओपियम, एलुमिना और थर्ड है प्लम्बम। ये 3 मेडिसिन। तो रेपर्टरी के अंदर भी हमारे पास बहुत सारी रिलेटेड रूब्रिक्स हैं, इनको पर अगर आप अप्लाई करते हैं तो ये बहुत अच्छा काम करती हैं। तो ये था आज का केस। इसमें मैं एक चीज और भी ऐड करूंगा कि ओबीएस, ऑब्स्ट्रक्टिव डेफिकेशन सिंड्रोम, इससे रिलेटेड जो टॉपिक होते हैं वो है बाउल ऑब्स्ट्रक्शन, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, ये इसी से रिलेटेड है। जब स्टमक से फूड पास होती है तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज लार्ज इंटेस्टाइन से पास होती है। तो जैसे ही वो फूड जो डाइजेस्टिव फूड पास हो रही होती है तो उसका कुछ पोर्शन अब्जॉर्ब हो जाता है, बाकी जो पोर्शन है वो फिशेस के फॉर्म में रेक्टम में चली जाती है। तो अब जब कहीं ना कहीं पे ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है तो फिर प्रॉपर तौर पे मैस आगे फ्लो नहीं कर सकता, और इस वजह से क्या होता है कि इंटेस्टाइन के अंदर भी इन्फेक्शन आ जाती है, इन्फ्लेमेशन आ जाती है, सूज जाता है, प्रॉब्लम होती है उसकी वजह से भी। तो ये आज का हमारा टॉपिक है। उम्मीद है आप सब लोगों को पसंद आया होगा, और इस हवाले से किसी किस्म की आप क्वेरी है तो पूछ सकते हैं। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।